हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 16 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप डेली के डेली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही टेलीग्राम पर डेली के क्विज भी अपलोड होते हैं। आप इन क्विज को जरूर अटेम्प्ट किया करिए। वो क्विज स्पेशली मैं डिजाइन करता हूं इसीलिए, ताकि आपकी लगातार प्रैक्टिस होती रहे नए नए क्वेश्चंस की। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे, आप साइंस बोल लीजिए या स्टैटिक जीके बोल लीजिए, दोनों में ही कंसीडर किया जाता है ये टॉपिक, जिसको बोलते हैं विटामिन एंड डिसीज। मैंने इस टॉपिक से आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। सवाल मेरा ये था कि ये कौन सा विटामिन है जिसका केमिकल नेम है बायोटिन। तो इसका सही आंसर है, ये है B7। कौन सा है? विटामिन B7, जिसे बायोटिन के नाम से जाना जाता है। और पहले तीन स्टूडेंट कौन है? एक तो हैं अनुराज, इनका नाम है, इन्होंने सबसे पहले सटीक आंसर दिया है। और दूसरे हैं सोनिया धीमान, इन्होंने भी दूसरे नंबर पे सही आंसर दिया है। और तीसरे हैं विद्या कवातकर। तो ये टॉप 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबसे पहले और सटीक आंसर दिया है। इसके अलावा और भी कई सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, प्यारे प्यारे चीते हैं, जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब बात कर लेते हैं विटामिन की इसमें। जैसे कि विटामिन B2 है, तो B2 को किस नाम से जाना जाता है? इसका केमिकल नेम है रेबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं इसको? रेबोफ्लेविन। इसके अलावा विटामिन B5 का क्या है? तो इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। यहां पर मैं लिख देता हूं, पेंटोथेनिक एसिड। और B9 की अगर बात करी जाए तो इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड। इस तरीके से आपसे और भी विटामिन के केमिकल नेम्स पूछे जाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर पूछ दिया गया था विटामिन C का केमिकल नेम क्या है, तो इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक। इसी तरीके से विटामिन A का अगर पूछा जाए तो इसे बोलते हैं रेटिनॉल। और विटामिन D, जिसको कैल्सीफेरल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक चार्ट होता है प्रॉपरली, आप इसे एक बार जरूर देख लें, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी आरआरबी एनटीपीसी का जो पहला फॉर्म था उसकी लास्ट डेट तो अब निकल गई है, 14 तारीख तक ही फॉर्म भरे जा रहे थे। अभी एक फॉर्म और बचा हुआ है, तो आप लोग उससे मत चूकें अगर अभी तक आपने नहीं भरा है। 20 अक्टूबर उसकी भी लास्ट डेट है। एनटीपीसी का बैच मैंने स्पेशली लॉन्च कर दिया है, आपको पता ही है, एग्जाम इंजन पे। आप उस बैच को परचेज करके पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की 19वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। और ये जो उद्घाटन किया गया है, ये 14 अक्टूबर को हुआ है। ठीक है, और ये कब तक चलेगी कॉन्फ्रेंस? 18 अक्टूबर तक ये चलेगी। तो एक तरीके से 5 दिन का ये आयोजन किया जा रहा है कॉन्फ्रेंस का। और इसमें WHO का पूरा एक डेलीगेशन आया हुआ है भारत में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो डेलीगेशन आया है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि देखिए, हर साल ये जो कॉन्फ्रेंस है ये आयोजित करी जाती है। इसका मेन पर्पस ये है कि पूरे दुनिया में जो मेडिसिन हैं, जो ड्रग्स हैं, उनको बनाने के लिए प्रॉपर जो नॉर्म्स बनाए गए हैं WHO के द्वारा, उन्हें फॉलो किया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की हेल्थ का सवाल है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये नई दिल्ली में आयोजित करी जा रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है न्यूज़, और आगे आपसे ज़रूर पूछी जाएगी किसी ना किसी एग्जाम में, वो इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भारत में आयोजित करी जा रही है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। हाल ही में कौन सा मंत्रालय है जिसने मेटा के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और इनकी मदद से ये स्किल इंडिया मिशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लेंगे, या फिर आप बोल सकते हो AI बेस्ड मदद लेंगे। तो मेटा के साथ पैक्ट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। अब देखिए, अभी तक क्या है कि हमारे बैंकों की आप वेबसाइट देख सकते हो, बैंकों ने AI बेस्ड चैटबॉट पहले से लॉन्च कर रखे हैं। और यूनिवर्सिटीज ने भी अपने चैटबॉट लॉन्च कर रखे हैं। लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो क्षेत्र है, यहाँ पर चैटबॉट नहीं है वेबसाइट में। तो भारत सरकार ये चाहती है कि लोगों को रोजगार के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जाना जाता है, तो इनकी जो वेबसाइट है, जितने भी इनके पोर्टल्स हैं, उन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट इंस्टॉल किया जाएगा। इतना ही नहीं, मेटा को एक और यहाँ पर काम दिया जाएगा। सरकार ये चाहती है कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भारत के 5 हैं, ये कहाँ कहाँ पर हैं? एक तो आपका हो गया बेंगलोर में स्थित है, साउथ में। दूसरा उधर हैदराबाद में हो गया। तीसरा कानपुर में है इधर। और चौथा है चेन्नई में। और इसके अलावा एक है जोधपुर में। तो ये जो पांचों नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं,
इनमें एक स्पेशली एआई असिस्टेंट रोबोट बनाया जाएगा मेटा के द्वारा, जो कि लोगों को स्किल डेवलपमेंट में जब उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है तो वो एआई के बेसिस पर उन्हें आंकड़े देगा। तो आने वाले समय में जो यूथ है भारत सरकार के द्वारा जिसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो और बेहतर आज की डेट में टेक्नोलॉजी को समझ पाएगा, अपने प्रोजेक्ट्स को समझ पाएगा। ये जो पोर्टल्स होंगे ये 24/7 अवेलेबल रहेंगे लोगों की मदद के लिए। इनमें से ये कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिनको 2024 के इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये तीन लोग हैं। एक तो हैं डैरोन एसोमोग्लू, और दूसरे हैं साइमन जॉनसन, और तीसरे हैं जेम्स रॉबिन्सन। इसमें से जो डैरन एसोमोग्लू हैं ये टर्किश अमेरिकन है, मतलब बेसिकली ये तुर्क से बिलोंग करते हैं और अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में जो एमआईटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें ये प्रोफेसर के तौर पे कार्य करते हैं। दूसरे जो साइमन जॉनसन है और तीसरे जेम्स रॉबिन्सन, ये दोनों ब्रिटिश मूल के हैं, लेकिन अमेरिका में प्रोफेसर के तौर पे कार्य करते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अब तीनों को ये किस लिए इस बार नोबेल प्राइज दिया गया है? इन्होंने एक प्रॉपर केस स्टडी बनाई है और उसमें यह समझाया है कि किस तरीके से संस्थानों की स्थापना करी जाती है सोसाइटी में, और ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये इकोनॉमी में कैसा इम्पैक्ट डालते हैं। इस वजह से इनको नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2024 वाले प्राइज से सम्मानित किया गया है। नोबेल प्राइज की स्थापना 1901 में करी गई थी एल्फ्रेड नोबेल की याद में। और इस प्राइज के साथ कितनी धनराशि दी जाती है तो ध्यान रखें, इसके साथ 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिए जाते हैं। हाल ही में कौन है जिनको पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके चीफ एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, जैसे कि केंद्र सरकार अपने अलग अलग विभाग में सलाहकार या मुख्य सलाहकार अपॉइंट करती है ना, वैसे ही राज्य सरकारें भी इस तरीके के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो करती है, क्योंकि राज्य सरकारों को भी कार्यपालिका चलाने के लिए ऐसे बड़े बड़े पोस्ट जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है अरविंद मोदी, और पंजाब में इस टाइम पे आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। अब ये जो अरविंद मोदी हैं ये पहले सीबीडीटी के मेंबर रह चुके हैं, मतलब जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद ये रिटायर भी हो गए थे, और जब ये कार्यकाल अपना सर्व कर रहे थे सरकारी विभाग में, उस टाइम पर ये कुछ टाइम के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सीनियर इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इन्हें काफी समझ है, तो इनकी समझ और एक्सपीरियंस को देखते हुए अब वित्तीय विभाग के मुख्य सलाहकार के रूप में अपॉइंटेड हैं। और इतना ही नहीं, भगवंत मान सरकार ने एक और वर्ड आप ध्यान रखिएगा, एक और नाम, इनका नाम है सेबेस्टियन जेम्स। यहां पर मैं लिख देता हूं सेबेस्टियन जेम्स। अब ये कौन है? ये वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। तो इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया है। तो ये सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं सेबेस्टियन जोन्स, और चीफ एडवाइजर के रूप में अरविंद मोदी अपॉइंट किए गए हैं। और ध्यान रखिएगा, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था टाटा ट्रस्ट के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं। ये होंगे नोएल टाटा। कौन होंगे? नोएल टाटा। ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके लिए पूरे भारत भर में चलाए जाने के लिए एक नया कैंपेन लॉन्च किया गया है? इस कैंपेन का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन। दरअसल इस साल हम लोग हमारे संविधान की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, और इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। तो क्योंकि इस साल 26 नवंबर को पूरे 75 साल होने जा रहे हैं संविधान के, इसलिए इस टाइम पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं, और इन्हीं ने यह कैंपेन लॉन्च किया है। यह कैंपेन पूरे भारत भर में चलाया जाएगा, और इसके तहत सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग्स की स्थापना करी जाएगी। मतलब कुछ ऐसे परिसर बनाए जाएंगे जहां पर संविधान लोगों को ग्लोरीफाई किया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि हाँ संविधान की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से सोसाइटी बनाने में एक संविधान का इम्पैक्ट क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आज तक 75 सालों में कितने तबकों को फायदा मिल चुका है। ये सारी चीजें लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ये है मेन उद्देश्य इसका। कौन सा इंडियन स्पेस मिशन है जिसके अंतर्गत शक्ति सैट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है चंद्रयान 4 स्पेस मिशन के अंतर्गत। चंद्रयान 4 इसरो का मिशन है,
और इसको इसरो के द्वारा साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा। अब ये जो इनिशिएटिव है, इसको एरोस्पेस नाम की कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब एरोस्पेस ने क्या किया है, इन्होंने इसरो के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर ये इसरो जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे चंद्रयान 4 को, तो उसको एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन एज ये बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे एरोस्पेस। अब इसके लिए एरोस्पेस ने 108 देशों से कई सारे स्टूडेंट्स को बुलाया है। इसमें 12,000 गर्ल स्टूडेंट हिस्सा लेंगी। ये सारी लड़कियां ही स्टूडेंट होंगी जो कि इसके अंतर्गत हिस्सा लेंगी और 108 देशों से, हर एक देश से 108 गर्ल्स स्टूडेंट्स को ही इनवाइट किया गया है। तो 108 गुणे 108 अगर आप कर देते हैं तो करीब 11,500 हो जाता है और करीब करीब 400 से 500 बच्चे भारत से इसमें हिस्सा लेंगे। अब ये जो मिशन है, इसके अंतर्गत चंद्रयान 4 में जो जो चीजें इसरो के द्वारा इंप्लीमेंट करी जा रही हैं, उसका प्रोटोटाइप बनाकर इन बच्चों को एक वर्कशॉप के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये जो वर्कशॉप होगी, ये 120 दिन तक चलेगी और 120 घंटे की होगी। ये वर्कशॉप जून से स्टार्ट होगी, जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने चलेगी। इसके लिए एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जा रही है। ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2025 के शुरुआत में ही सबमिट कर दी जाएगी और उसी तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी इसे एड्रेस करेंगे। दुनिया भर के और भी बहुत बड़े बड़े देश हैं जो कि अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को इसमें भेज रहे हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और फ्रांस हो गया, ग्रीस। ये सारे कंट्रीज अपने यहाँ के ब्राइट स्टूडेंट्स को इसमें भेज रहे हैं मौका और हिस्सा लेने के लिए। बाकी जो चंद्रयान 4 के अंदर किस तरीके से रॉकेट प्रोपल्शन काम करेगा, साथ में इसका जो रोवर होगा, वो सारे प्रोटोटाइप बनाकर एरोस्पेस के द्वारा इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी। दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने वर्ल्ड वाइड इस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए स्पेस साइंस में कोई वर्कशॉप कंडक्ट करी हो। तो भारत पहला ऐसा देश इसके लिए बनेगा। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसरो के चीफ हैं सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट डॉक्टर एस सोमनाथ। और इसरो का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया है। इसका नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो अब इसका नया नाम होगा रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार है और इन्होंने रतन नवल टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए इनके नाम पर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का नाम अब रख दिया है बदल के। और क्या आप बता सकते हैं अभी कुछ टाइम पहले औरंगाबाद का नाम बदलकर महाराष्ट्र सरकार ने क्या कर दिया था? चलिए मैं ही बता देता हूँ, संभाजी नगर अब उसका नया नाम है। महाराष्ट्र में गवर्नर हैं इस टाइम पे सीपी राधाकृष्णन। कई बार आपसे महाराष्ट्र के फोक डांस पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फोक डांस में तमाशा चलता है। इसके अलावा दही हांडी भी यहाँ का फोक डांस है और यहाँ पर लवानी नाच होता है और नाटक भी यहाँ का ही है। और अगर आपसे पूछा जाए नौटंकी, नाटक और नौटंकी में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो नौटंकी यूपी का फोक डांस है और नाटक महाराष्ट्र का फोक डांस है। हाल ही में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कौन से दिन मनाया गया? विश्व विद्यार्थी दिवस हर साल मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। और इस बार 2024 की जो इसकी थीम रही है, वो रही है एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज। सितंबर 2024 निकल चुका है, तो पिछले महीने 2024 में थोक मुद्रा स्फीति दर कितनी रही? मतलब अंग्रेजी में बोलें तो भारत में जो होलसेल मार्केट है, उसका इन्फ्लेशन रेट कितना रहा है? तो ये रहा 1.84%। अगस्त के कंपैरिजन में अगर बात करें तो यहाँ पर महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। वैसे अगर बात करें तो अगस्त के महीने में जो खाने पीने के पदार्थ थे, उसमें 10% की घटोतरी देखने को मिली थी, मतलब डिक्लाइन हुआ था। जो रेट थे वो कम हुए थे, चीजें 10% तक सस्ती हो गई थी। लेकिन इस बार सितंबर के महीने में ये काफी बढ़ गया, 48% तक महंगाई बढ़ गई खाने पीने के प्रोडक्ट्स में। ये है इसका मेन मतलब। अगर फिलहाल बात करें अगस्त के महीने में कितनी थी, तो अगस्त के महीने में 1.31% थी और सितंबर में बढ़कर 1.84% हो गई है। ये कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनको ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024 में जूरी मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इनको आप लोग जानते ही हैं, ये हैं दिया मिर्जा। इससे पहले यूनिसेफ की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर भी ये रह चुकी हैं।
तो ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फेस्टिवल जो इस बार का है, ये मुंबई में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया भर की कई सारी ऐसी शॉर्ट फिल्म्स दिखाई जाएंगी जो कि एनवायरनमेंट के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं। और भारत की तरफ से 38 ऐसी मूवीज दिखाई जाएंगी। टोटल अगर बात करी जाए तो 72 फिल्म्स दिखाई जाएंगी। तो दिया मिर्जा इसमें होंगी इस बार जूरी मेंबर। और इस बार का जो ये फेस्टिवल है, ये 22 नवंबर को चालू होगा, 22 नवंबर, और ये चलेगा 8 दिसंबर तक। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के नए चीफ के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो एक दुख की खबर है, अभी तक जो इंडियन कोस्ट गार्ड में जो चीफ थे, ये थे राकेश पाल। तो राकेश पाल का ऑन ड्यूटी निधन हो गया है। ठीक है, इस टाइम पर इनका कार्यकाल चल रहा था, अभी ये रिटायर नहीं हुए थे, बट इनका निधन हो गया। अब राकेश पाल की जगह ली है एस परमेश ने। और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इसकी स्थापना 1978 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। भारतीय तट रक्षक बल के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि हमारा जो भारत है, इसकी जितनी भी कोस्ट लाइन है, उसकी प्रोटेक्शन इनकी जिम्मेदारी होती है। हाल ही में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2024 के लिए कौन डिक्लेयर किए गए हैं? आपको पता ही है, आईसीसी की तरफ से हर महीने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किए जाते हैं। तो इस बार मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ श्रीलंका के स्टार खिलाड़ी कामिंदु मेंडिस डिक्लेयर किए गए हैं सितंबर महीने के। और अगर विमेंस खिलाड़ियों की बात हो, तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये इंग्लैंड की ताबड़तोड़ बैट्समैन है। इनका नाम है टेमी बॉनमोंट। यहां पर मैं लिख देता हूं टैमी। वैसे मैंने पीडीएफ में तो प्रॉपर दे दिया है और पूरे साल के भी दे दिए हैं आपको पीडीएफ में, तो इसलिए आप पीडीएफ से एक बार जरूर देख लीजिएगा। इनका नाम है टैमी बियोमोंट। ठीक है। और इधर कामेंदु मेंडिस। आईसीसी की स्थापना सन 1909 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है दुबई। और इसके प्रेसिडेंट इस टाइम पे कौन है? ये हैं ग्रेग ब्रैकली। कौन है? ग्रेग ब्रैकली। और आईसीसी के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं? जय शाह आईसीसी के नए चेयरपर्सन है, लेकिन इनका जो कार्यकाल है, ये 1 दिसंबर से चालू होगा। आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल बैच आप अवेल कर सकते हैं। CBT 1 और CBT 2 दोनों का सिलेबस इस बैच में कवर हो रहा है। 1 साल की वैलिडिटी है। 24 घंटे सातों दिन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। सारी पीडीएफ भी इस बैच में है। ये बैच आपके लिए फुल पैकेज है एनटीपीसी एग्जाम के लिए। वैकेंसीज का इस बार फायदा उठाइए, इतनी वैकेंसी जल्दी निकलती नहीं है और इस बार क्लियर भी होंगी वैकेंसी जल्दी। पॉलिटी का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। 12 अक्टूबर से इस बैच को भी आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच अवेल करना चाहते हैं, तो वो भी एग्जाम इंजन में ही है, वहीं से आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप समय बचाना चाहते हैं, तो ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और साथ में वन लाइनर कोर्स, ये सारी चीजें मैंने आपको एक पैकेज के रूप में दी हुई हैं। अदरवाइज अगर आप लाइव बैच करना चाहते हैं, तो इस टाइम पर लाइव भी चल रहा है। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं ये कौन सा खेल है जिसमें बियर्डर कप खेला जाता है? मतलब एक तरीके की ट्रॉफी है बियर्डर कप। ये कौन से खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हॉर्स रेस, ब्रिज, आइस हॉकी या फिर पोलो? आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।